हेलो गाइस। तो आज मैं क्लास 8 चैप्टर 1 पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका जो है भारतीय संविधान। तो इसमें पहला क्या है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। उसका सब पॉइंट है, यह मांग उसने विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। मतलब इस चैप्टर में ये इस लाइन में ये बताया गया है कि संविधान सभा कब बनाया गया। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, तो ये और तेज़ी पकड़ लिया दूसरा विश्व युद्ध के बाद, और उसके बाद 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। सेकेंड सब पॉइंट, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। अभी संविधान सभा का गठन तो हो गया था 1946 में, बट उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, इसका प्रारूप 1946 से 1949 यानी कि 3 साल में उस संविधान सभा का प्रारूप तैयार हुआ कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के सदस्य ने स्वतंत्रता संघर्ष से पहले महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इन काम को गंभीरता से अंजाम दिया। मतलब उसके जो सदस्य थे, मतलब जो तय करेंगे कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, उन्होंने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ही एकदम गंभीर ढंग से इसको डिसाइड किया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। हाँ, मतलब सही है। अभी संविधान ऐसा समूह है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या सजा है, क्या नहीं है। तो आप उसको यदि संविधान के नियम के हिसाब से चलते हैं तो अपने देश को आप एकदम सुचारू रूप से चला सकते हैं, ऐसा बताया है। अभी इसमें कुछ नोट्स है, जो नोट करके आप लिख सकते हैं। पहला है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए 1990 में हुई संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। नेपाल में लोकतंत्र के लिए 12 साल तक लड़ाई चली। उसके बाद उनका देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को उनके दो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना मारकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 के राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संशोधन अपनाया। बताया गया है कि लोकतंत्र होना ना इतना भी इजी नहीं जितना हम समझते हैं। तो हम तो हमारा देश लोकतंत्र राज्य हो गया था, बट नेपाल को लोकतंत्र होने में 12 साल लग गए, और ये 12 साल उनके लिए बहुत कठिन था। बहुत सारी संघर्षें झेली उन्होंने, तब जाके उनका देश लोकतंत्र बना है, लोकतांत्रिक बना है। थर्ड पॉइंट है, संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। अब इसके अंदर देख लीजिए क्या है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि संविधान ये तय करता है कि जो हमारे पॉलिटिकल नेता है वो अपना
राजनीति कैसे करेंगे? यदि देखते हैं कुछ भी यहाँ से वहाँ हुआ, संविधान में उनके लिए भी लिखा हुआ है कि उन्होंने भी कुछ गलती किया तो फिर उनको भी पनिश किया जाएगा। ये संविधान के हिसाब से ही उनको चलना पड़ता है। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जा सकता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। मतलब ये तो बहुत नॉर्मल है, मतलब ये संविधान में ही है कि हमारे देश में ना धर्म, जाति, लिंग इसके आधार पे ना पहले बहुत भेदभाव किए जाते थे, बट संविधान में इसके लिए भी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। फोर्थ पॉइंट है, लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। ये सब तो मतलब जो आपके मौलिक अधिकार है वही बताया गया है। अल्पसंख्यकों और पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। मतलब क्या, कोई बहुसंख्यक है, मतलब कोई बहुत अमीर है, कोई तो अपनी अमीरी का दोष जमा के किसी गरीब को दबा रहा है, तो उस पर भी संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। इस दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व इंटर कम्युनिटी कहते हैं, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं, जिसे अतः सामुदायिक यानी कि इंट्रा कम्युनिटी कहते हैं। मतलब सेम समुदाय में भी हो सकता है, डिफरेंट समुदाय में भी यह दबदबा हो सकता है, तो लेकिन दोनों पे अपना संविधान कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोक सकता है जिनमें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश की आस्था रखता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। मतलब सही है, मतलब आप ऐसा कोई काम अपने देश में नहीं कर सकते हो जिससे कि देश की आस्था को ठेस पहुँचे या नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा ना हो, तो संविधान इस पर भी कार्रवाई कर सकती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण। भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार की हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही, ये तो आपने देख ही लिया। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। अभी नोट देख लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये तो आप सबको पता है कि बाबा साहब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक ही कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो मेन थे जिन्होंने संविधान लिखा है। डॉक्टर आम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी। मतलब उनका था कि यदि मैं संविधान में हिस्सेदारी लूँगा उसको लिखने में या उसको सुझाव देने में, तो जो निचले कास्ट के लोग हैं उनको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अभी लक्षण में पहला है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म्स। इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। भारत के सभी राज्यों में कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वतः अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई है जिनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किस मुद्दे पर कानून बना सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं।
सेकेंड है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क अधिकारी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। इनमें न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की वेरियां को भी तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों न हो। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। थर्ड है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वेरी इंपॉर्टेंट। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। न्यायपालिका की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। सॉरी, यहाँ आएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। अभी नोट में देख लीजिए, राज्य शब्द का मतलब राज्य सरकारों से नहीं है। राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले सब प्रभु यानी कि कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इंडिपेंडेंट भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार राज्य का एक हिस्सा होता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। निरंकुश यानी कि क्रूरतापूर्वक, जैसे हिटलर का था वैसे से। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिस कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान के एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाया जाए। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि संवैधानिक उपचार क्या है? यदि किसी नागरिक को किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकती है। मतलब ये जितने भी अधिकार है ना, ये 5 अधिकार, यदि किसी भी नागरिक को लग रहा है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो संवैधानिक उपचार अधिकार का यूज करके अदालत में जा सकती है। फिर है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिनमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। अभी आपके ना इस क्लास में धर्मनिरपेक्षता का एक पूरा चैप्टर है, तो उसमें हम डिटेल में उसके बारे में करेंगे। अभी सिर्फ आप इसका डेफिनेशन देख लीजिए। फिर नोट है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। खाद्य मंत्री श्री जय रामदास दौलत राम, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, वित्त मंत्री जॉन मथाई, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्रम मंत्री श्री जगजीवन राम, आज़ाद भारत के पहले मंत्री ये सब थे। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो नेक्स्ट वीडियो लेती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कुछ आपको रहेगा तो कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।